हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग मिल चुके हैं फिर से तीसरी बार सेम ही टॉपिक के लिए डिस्कशन करते हुए। आप सभी को पता होगा कि एम्स गोरखपुर के लिए जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। और हमने अजय यादव के फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। ये तीसरा लेक्चर होने वाला है जिसपे और लेक्चर जो हमारा है वो है अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स। तो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने देख चुका है, लेकिन फिजियोलॉजी के जो कुछ पार्ट्स थे वो बचे हुए थे, वो मैंने इस लेक्चर में कवर किया हुआ है। और मोस्टली हम रेलेवेंट जो फिजिक्स है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फिजिक्स से रिलेटेड टू एनेस्थीसिया। देखो दोस्तों, जितने भी एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स है ना और मशीनरी जो हम काम में लेते हैं वो किसी ना किसी फिजिक्स पे ही बेस्ड होता है ना। और आप देखते हो कि एनेस्थीसिया में जो कि एयरवे मेंटेनेंस, एयरवे पेटेंसी है ना, वेंटिलेटर का वर्क है ना, एनेस्थीसिया मशीन का वर्क हम देखते हैं। तो ये टोटली बेस्ड होता है फिजिक्स के कुछ रूल्स पे, है ना, जो कि वॉल्यूम और प्रेशर से रिलेटेड जो कुछ रूल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, है ना। फर्स्ट जो हमारा लॉ है वो क्या है दोस्तों? बॉयल्स लॉ। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने क्या रखा है? फिक्स रखा है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखा है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, टेम्परेचर जो है हमारा वो कांस्टेंट है। तो जो वॉल्यूम है वो जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यानी वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? वॉल्यूम को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम घटेगा। तो कह रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रेशर को हम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम को और प्रेशर को हम घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में। सबसे पहले हम इंक को थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हो बॉयल्स लॉ का जो आप डायग्राम यहाँ देख रहे हो, बॉयल्स लॉ का। तो कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेज एज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। जैसे ही आप क्या कर रहे हो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जैसे ही प्रेशर को आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। प्रेशर को आप क्या कर रहे हो? इंक्रीज कर रहे हो। वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये बोल रहा है कि एज्यूमिंग कांस्टेंट मास एंड टेम्परेचर, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो हमने देखा है P1V1 इक्वल टू P2V2 जो है हमारा रिलेशन है, पुलिंग अप इंक्रीज वॉल्यूम एंड डिक्रीज प्रेशर। जैसे ही हम पुल अप करते हैं क्या होता है? हमारा वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जा रहा है, और यही इसका रिलेशन भी है। पुशिंग डाउन, सेकेंड वाले डायग्राम में आप देखोगे, सेकेंड वाले डायग्राम में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम पुश अप कर रहे हैं, यानी प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम जो है हमारा, वॉल्यूम जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया। यहाँ जो है हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इसको पुल अप कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? पुल अप कर रहे हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये हमारा था बॉयल्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है दोस्तों? एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहाँ पे किसका रिलेशन है? वॉल्यूम का रिलेशन है टेम्परेचर से। ठीक है, और कैसा रिलेशन है? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी वॉल्यूम हम बढ़ाएंगे या टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो दोस्तों,
वॉल्यूम को हमने V1 माना है ना, और टेम्परेचर को T1 माना है। यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी हमारा कम है। यहाँ पे टेम्परेचर T2 डायग्राम में टेम्परेचर हाई है तो यहाँ पे वॉल्यूम भी हाई है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। और हमने जो बॉयल्स लॉ में देखा था, बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ जो कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है। तो बॉयल्स लॉ के रिवीजन में क्विक में आप देख लोगे कि वॉल्यूम प्रेशर का जो है वो रिलेशन है, और चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। लेकिन बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला है। और चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला है, मतलब समान वैल्यू, अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आपने सुना होगा, है ना। तो जो भी हमारे गैसेस डिफ्यूज होते हैं, है ना, उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है, गैसेस हमारे एक्सचेंज होते हैं, उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो इंक्लूड होता है। तो ये क्या कहता है दोस्तों, ग्राहम्स लॉ जो कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना, गैसेस का डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो जो भी गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट होगा, देखो गैस होगा तो उसमें कोई ना कोई एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसके डायरेक्टली स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, आपका गैसेस का डिफ्यूजन। तो यहाँ लिखते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राहम्स लॉ, और सेकंड पॉइंट देखेंगे एन आइडियल गैस, है ना, एन आइडियल गैस शुड बी फॉलो ऑल द एबव सेड लॉ। जितने भी आइडियल गैसेज होते हैं, तो जितने भी ग्राहम्स लॉ का ये है, लॉ का जो रूल है उसको वो फॉलो करता है। तो कह रहा है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ U1 स्क्वायर और U2 स्क्वायर। ठीक है। तो कह रहा है कि फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन U1 स्क्वायर इक्वल टू 3RT बाई M1 एंड U2 स्क्वायर इक्वल टू 3RT बाई M2। तो दोस्तों आप पूछोगे कि अब ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये सब चीजें हैं क्या। तो जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, कोई भी फिजिक्स का लॉ पढ़ते हो, तो उसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज होते हैं, वही ये है इक्वेशंस। ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं इक्वेशंस के चलते जो भी हमारा फिजिक्स अप्लाइड हो रहा है उस मशीनरीज के पीछे, उस इक्विपमेंट के पीछे, वो इसी इक्वेशंस के थ्रू क्या होता है, ड्रॉ होता है, या उसके जो वैल्यूज होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। तो दोस्तों ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में आपने क्या पढ़ा कि कोई भी गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, मतलब वो गैस कितना डिफ्यूज करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो स्क्वायर रूट मॉलिक्यूलर वेट का अगर ज्यादा होगा तो गैसेज का जो डिफ्यूजन रेट होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। घटेगा क्यों दोस्तों, क्योंकि जो इसका रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है एडिशनल जो फिजिक्स के लॉ होंगे वो क्या है, तो हम डाल्टन्स लॉ यूज करते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, हेनरीज लॉ यूज करते हैं, पॉसली लॉ यूज करते हैं, और फिंक लॉ यूज करते हैं। फिंक लॉ जो होगा दोस्तों वो मोस्टली आप कार्डियक आउटपुट वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, या कभी भी आप कार्डियक आउटपुट वाले चैप्टर्स पढ़ोगे, है ना,
कार्डियक आउटपुट क्या होता है दोस्तों, है ना। तो कार्डियक आउटपुट को अगर हम लिखे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू, है ना, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम आपका लगभग 70 ml होता है और हार्ट रेट आपका लगभग 72। तो ये कुछ हो गए, ये कुछ हो गए 5042 ml पर मिनट। ठीक है, तो हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक एक लॉ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ, सेकंड हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, थर्ड हम पॉसलीज लॉ पढ़ेंगे और नेक्स्ट फिंक लॉ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ में मैंने आपको बताया था ये पार्शियल प्रेशर। तो जो भी गैस आप लेते हो उन गैसेस का किसी भी मिक्सचर में उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा उसके बारे में हम इस लॉ में पढ़ते हैं। तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। फर्स्ट है आपका डाल्टन्स लॉ, है ना, यहां मैंने इंपॉर्टेंट का साइन बना दिया है। तो टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर इक्वल्स टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इंपॉर्टेंट इन ऑक्सीजन डिलीवरी। तो कह रहा है कि जो किसी भी पार्टिकुलर गैस का, है ना, मान लो कि हमारे पास एग्जांपल के तौर पे 4 गैसेज हैं, जैसे 3 गैसेज हैं, मान लो कि O2 हो गया, CO2 हो गया और N2O हो गया। ठीक है, ये गैसेज हम मान लिए। तो हमें कह रहा है कि O2 का पार्शियल मतलब PO2 कितना होगा या PCO2 कितना होगा या PN2O कितना होगा। तो ये चीजें डिस्क्राइब करती हैं कि जो मिक्सचर हमने बनाया है उस मिक्सचर में पार्टिकुलर गैस के द्वारा एक्सर्टेड जो प्रेशर है वो कितना है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे डाल्टन्स लॉ के बारे में कि नेम्ड आफ्टर द केमिस्ट जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन के नाम पे ये नाम पड़ा था डाल्टन्स लॉ, इन्होंने ही ये लॉ दिया था। इसमें कहता है कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, मतलब गैसेज हैं मिक्सचर में लेकिन वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं। रिएक्शन अगर करेंगी तो वो गैसेज नहीं, वो फिर कोई ना कोई मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन अ मिक्सचर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, है ना। मैंने आपको बतलाया कि एक रूम है, रूम को आपने टोटली पैक कर दिया और उसमें 3-4 तरह की गैसेज आपने भर दिए। मान लो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, मैं कलर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है जो है वो है P1, P1, P2, P3, P4 और Pn यानी मतलब कुछ भी वो वैल्यू हो सकता है। तो हम लगभग 3-4 गैसेस को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं और उन्हें किसी वेसल में हमने बंद कर दिया और ये जो है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर है। नॉन रिएक्टिंग गैसेस मतलब आपस में कोई अभिक्रिया इनकी नहीं हो रही है। तो ये नॉन रिएक्टिंग गैसेस के मिक्सचर है, तो इनका क्या इफेक्ट आएगा। तो अब इनका पर्टिकुलर गैस के द्वारा उस गैस के वेसल के वाल पे एक्सर्टेड जो प्रेशर होगा वो उनका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, लेकिन मिक्सचर का प्रेशर जो निकलेगा वो सम ऑफ द ऑल प्रेशर, है ना। तो ये देखेंगे हम, each gas in a mixture each gas in a mixture behaves independently behaves independently contributing to a overall pressure based on the its concentration। मतलब पर्टिकुलर मिक्सचर में अब उस गैस का कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम इंटोनॉक्स का सिलेंडर लिए। ठीक है, इंटोनॉक्स का सिलेंडर आप जानते होंगे, इंटोनॉक्स में 50% जो होता है वो आपका N2O होता है। ठीक है, और 50% जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। तो अब ये नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, ये आपस में अभिक्रिया नहीं करेगी और ये दोनों गैसेज मिलके क्या बना रही है, N2NOx, है ना, मिक्सचर बना रही है। यानी टोटल गैस का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 100%, है ना, यानी हमारा वेसल फुल है। अब इसमें जो O2 का पार्शियल प्रेशर होगा वो हम देखेंगे और जो N2O का पार्शियल प्रेशर होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यही डाल्टन्स लॉ है आपका।
नेक्स्ट है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? तो अमाउंट ऑफ गैस, है ना, टोटल अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। मतलब कोई भी गैस कितना डिजॉल्व होगा किसी लिक्विड में, मतलब हम क्या कर रहे हैं जनरली पानी में किसी गैस को क्या कर रहे हैं, घुला रहे हैं, मिला रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये कितना डिजॉल्व होगा, कि उस पार्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा। और ये डिपेंड किस पे करता है? ये बेसिस ऑफ गैस एक्सचेंज किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? ये ऑन द बेसिस ऑफ गैस एक्सचेंज, कितना गैस जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, इस पे जो है ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्मल प्रेशर है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्रीज प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या है, एक जगह फोर्स अप्लाई किया गया है, एक जगह पे पिस्टन जो है वो एज इट इज है, मतलब उसमें कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉस्टलीज लॉ। तो पॉस्टलीज लॉ क्या है दोस्तों? तो फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4 एंड प्रेशर डिफरेंस क्रिटिकली फॉर एयरवे रेजिस्टेंस। तो ये एयरवे के रेजिस्टेंस को मापने के लिए पॉस्टलीज लॉ हम अप्लाई करते हैं। इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है क्यू पाई पी आर का पावर 4 या रेडियस का पावर 4 8 न्यू एल। तो यहाँ हम देखेंगे क्यू स्टैंड्स फॉर फ्लो रेट, है ना, क्यू स्टैंड्स फॉर फ्लो रेट, मतलब जो भी गैसेज हम दे रहे हैं, है ना, ये क्रिटिकली हम एयरवे रेजिस्टेंस को हम पता लगा रहे हैं इससे, तो फ्लो रेट हमें पता करना होगा। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, जो पार्शियल प्रेशर हम डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट है आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द गैस, और एन स्टैंड्स फॉर फ्लूइड विस्कोसिटी, है ना, और एल स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द ट्यूबिंग। कोई भी ट्यूबिंग है, एयरवे ले लिए तो वो क्या है ना, ट्यूब ही है, तो उस ट्यूबिंग का लेंथ कितना है उस हिसाब से रेजिस्टेंस डिसाइड होगा। तो ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, किसका? पॉस्टली लॉ का। और पॉस्टली लॉ कहता क्या है कि फ्लो इज प्रोपोर्शनल यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड प्रेशर डिफरेंस क्रिटिकली फॉर एयरवे रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका फिंक लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों फिंक लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड मेम्ब्रेन थिकनेस। मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना है ना, कोई भी मेम्ब्रेन है वो कितना थिक है ना, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसा है। तो आप लोग अगर कमेंट करो तो मैं डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिमपोर्ट, एंटीपोर्ट, इन सब पे सेपरेट मैं क्लासेस ले लूंगा। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को ऐसे लग रहे होंगे कि यार ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। तो ये मे बी इसलिए हो रहा है आपके साथ क्योंकि आपने जब भी आपको मौका मिला आपने फिजियोलॉजी अच्छे से नहीं पढ़ा, और जब तक आप इन सारे वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ पाओगे तब तक आपको ये सारे लॉज, उनके प्रिंसिपल, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के डिफरेंस मेथड्स, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिमपोर्ट क्या होता है, एंटीपोर्ट क्या होता है ना, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप नहीं ये सारे लॉज को आप नहीं डिफाइन कर पाओगे क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत छोटी चीजें ही हैं, मतलब फिजिक्स का ABCD ही है जो हमें पढ़ना है, कि हमें बस पता लगाना है कि गैसेस किस रेट से डिफ्यूज हो रही हैं, है ना, और गैसेस का पर्टिकुलर फ्लूइड में या पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में या पर्टिकुलर वेसल में जो है उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो इसलिए ये बेसिक चीजें हैं और इनको
क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो है वो क्लियर करनी होंगी। नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ होता है, आप जानते होंगे। तो ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो लगभग -190 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो और जो नाइट्रस ऑक्साइड का होता है वो लगभग रूम टेम्परेचर ही होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड स्टेट को मेंटेन करता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट को मेंटेन करता है, माइनस में नहीं होता है, सॉरी, ये 25 या 35 ऐसे कुछ होता है। तो ये इसलिए रूम टेम्परेचर पे भी आपने देखा होगा कि नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर होगा वो लिक्विड स्टेट में ही आपको मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर में लिक्विड स्टेट में अगर आपको उसको प्रिजर्व रखना है तो आपको क्रिटिकल टेम्परेचर उसका होगा, जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो -119 या 118 डिग्री सेल्सियस जो है वो मेंटेन करना होगा, नहीं तो वो लिक्विड स्टेट में नहीं रख पाओगे आप। इसलिए देखना कि जनरल जो ओटी में यूज करते हैं हम, वो हमारे सिलेंडर्स जो होते हैं वो किस स्टेट में आते हैं, गैसेज स्टेट में वो जो है वो फिलअप होते हैं। ठीक है, ई टाइप जो सिलेंडर आप एनेस्थीसिया मशीन में यूज करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है और ये डिपेंड करता है किस पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जानना कितना क्रिटिकल है आप ये समझ ही चुके होंगे। इट इज द टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन स्टोर्ड इन लिक्विड फॉर्म, है ना, इसलिए मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया। तो कह रहा है कि ये वो कम मिनिमम टेम्परेचर है, वो कम से कम टेम्परेचर है जिसपे किसी भी गैस को हम लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कर रहा है कि फ्लो ऑफ गैसेस जो है वो कितना है, तो फ्लो में बी लैमिनार और टर्बुलेंट। तो लैमिनार मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो, टर्बुलेंट मतलब मल्टी डायरेक्शनल फ्लो, है ना। तो दोस्तों आप कमेंट में ये बतलाना ओटी में कौन सा हम फ्लो जो है वो मेंटेन करते हैं, लैमिनार फ्लो या टर्बुलेंट फ्लो, या आईसीयू में हम कौन सा फ्लो जो है वो मेंटेन करते हैं। और साथ में आप ये भी कमेंट में बतलाना कि जो हमारे जनरल वार्ड्स होते हैं उनमें कौन सा फ्लो हम मेंटेन करते हैं, लैमिनार या टर्बुलेंट। तो चलिए शुरू करते हैं, लैमिनार फ्लो क्या है। तो लैमिनार फ्लो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द गैस पास थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब। क्योंकि देखो ये यूनी डायरेक्शनल जा रहा है, स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको पास करने के लिए या ब्लो करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट पाइपिंग चाहिए, ट्यूबिंग चाहिए। ट्यूबिंग कैसा चाहिए, स्ट्रेट ट्यूबिंग चाहिए। अगर ये मुड़ा हुआ होगा तो हवा आएगा, हवा ऐसे जाएगा, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो लैमिनार फ्लो इज प्रोड्यूस व्हेन गैस पास थ्रू द स्ट्रेट ट्यूब, सीधे ट्यूब से गैस जो है वो पास कर जाए। फ्लो इज स्मूथ, कैसा होता है, फ्लो इज फ्लो इज स्मूथ। स्मूथ क्यों होगा, क्योंकि इसका फ्लो का जो डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल है। अब ऐसा नहीं है कि फ्लो का डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल है और जो ट्यूबिंग है वो आपने दे दिया कैसा, स्ट्रेट, तो उसमें क्या हो सकता है, स्मूथ फ्लो नहीं होगा। कह रहा है कि लेमिनार फ्लो इज मोर डिपेंडेंट ऑन विस्कोसिटी। किस पे डिपेंड कर सकता है, किस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे, है ना, कि जो गैस पास हो रहा है उसकी विस्कोसिटी कैसी है या मीडियम की विस्कोसिटी कैसी है। और एट लेमिनार फ्लो हैजन पॉसली लॉ, देखो आ गया यहाँ पे, पॉसली लॉ इज एप्लीकेबल which state that flow rate is directly proportional to the pressure gradient and fourth fourth power of radius of the tube and inversely proportional to viscosity and length और viscosity का ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मैं दिखा भी देता हूं, पॉशली लॉज किधर गया, देखो यही कर रहा था ना, पॉशली लॉ में फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस के पावर 4 एंड प्रेशर डिफरेंस क्रिटिकल फॉर द एयरवे रेजिस्टेंस, है ना। यहाँ लेंथ भी दे रखा है,
है ना, मीडियम ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है। अब कह रहा है कि लैमिनार फ्लो तो हमने पढ़ लिया, अब टर्बुलेंट फ्लो पढ़ेंगे। तो टर्बुलेंट क्या है भैया? तो टर्बुलेंट फ्लो इज प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होता है? इफ फ्लो रेट इज वेरी हाई, फ्लो रेट हाई है। अब उसे आप स्ट्रेट ट्यूब से पास करो या मल्टी डायरेक्शनल ट्यूब से पास करो, तो उसमें क्या होगा, जो फ्लो होगा वो उसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज होगा। या इफ अ गैस पास थ्रू बेंड्स या कॉन्स्ट्रिक्शंस, मैंने बतलाया कि मान लो लेमिनार फ्लो के लिए हम ट्यूबिंग स्ट्रेट ले रहे थे, अब टर्बुलेंट फ्लो के लिए हम जो ट्यूबिंग लिए हैं वो हमने बेंड कर दिया ऐसे। अब ये बेंड से जो गैसेस पास होंगी तो वो इधर भी जा सकती हैं, वो इधर भी जा सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन है और बेंड है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लेमिनार फ्लो देख रहे हो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही है। और यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो, इसका कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना, हवा कभी यहाँ बह रहा है कभी ऐसे बह रहा है। ठीक है, ये रॉन्ग साइड तो नहीं बह सकता, लेकिन if gas pass through the bend or constrictions, flow is rough. Reynolds number must be exceed to 2000 for turbulence, और turbulence flow is more dependent on density, है ना। पिछला जो देखा था लेमिनार फ्लो, वो विस्कोसिटी के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, लेंथ और विस्कोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, ये क्या है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे, घनत्व पे, है ना। जितना ज्यादा डेंस होगा उतना ज्यादा टर्बुलेंस फ्लो होगा, जितना कम डेंस रहेगा उतना कम टर्बुलेंस फ्लो होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा आपको। नेक्स्ट है जो एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स हैं और जो हमारे फिजिक्स के एप्लीकेशन को फॉलो कर सकते हैं करते हैं, तो हमारा जो फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर जो है वो बेस्ड होता है वेरिएबल ओरिफिस पे, और लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो इसमें होता है। तो इसको आगे हम जिक्र करते हैं। आपको वेपराइजर्स जो होते हैं वो एजेंट स्पेसिफिक होते हैं, इसमें भी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंपनसेटेड होता है। तो इसमें फिजिक्स का लॉ है कि मेटल कौन सा हम चूज करें जो स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक प्रेशर पे इसको कंपनसेट कर सकता है। उसके बाद सर्किल सिस्टम, सर्किल सिस्टम में क्या है, रीब्रीदिंग या CO2 एब्जॉर्प्शन या फ्रेश गैस फ्लो, है ना। जहां फ्रेश गैस फ्लो की बात आ गई तो फ्रेश गैस फ्लो यानी FGF इक्वल टू O2 प्लस सॉरी प्लस N2O प्लस इनहेलेशनल एजेंट। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर जो कहलाएगा वो है आपका फ्रेश गैस फ्लो। क्या है दोस्तों, फ्रेश गैस फ्लो, FGF मैंने शॉर्ट में लिख दिया। नेक्स्ट आपके वेंटिलेटर्स, तो वेंटिलेटर्स भी हैं, वो क्या है, वॉल्यूम कंट्रोल्ड है और प्रेशर कंट्रोल्ड है। तो याद कीजिए बॉयल्स लॉ, है ना, उसमें क्या था, वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था। और चार्ल्स लॉ में क्या था, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम का जो रिलेशन था किससे था, टेम्परेचर से। और कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन था, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब जो मैं आपको बतला रहा था, फ्लो मीटर में वेरिएबल ओरिफिस है ना। फ्लो मीटर जो है आपका एनेस्थीसिया मशीन फ्लो मीटर, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन आया था कि मैकेनिकल फ्लो मीटर जो है वो एनेस्थीसिया मशीन के बंद होने के बाद भी वर्क कर सकता है। ठीक है, ये एम्स में क्वेश्चन आया था। तो टेपर्ड ग्लास ट्यूब आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जो भी आपका फ्लो मीटर होता है, फ्लो मीटर में जो ट्यूब्स लगे होते हैं, ट्यूब्स इनकॉर्पोरेट होते हैं, वो किससे बने होते हैं, ग्लास ट्यूब होते हैं, कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूबिंग्स होती हैं। ठीक है, और नीचे जो है इसका ग्रेविटी लग रहा है, और ये जो है आपका क्या है, बॉबिन, क्या है भैया, बॉबिन, है ना। ये फ्लोट करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप देखे हो कि बॉबिन कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है, नहीं, वो बायोन्सी फोर्स इस पे अप्लाई होता है, और ये एक फिक्स्ड एरिया ऑफ फ्लो में ये क्या करता है, मूव करता रहता है ना, घूमता रहता है ना। और हम क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट है, ठीक है,
बॉबिन के इस वाले हिस्से से हम फ्लो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर वाले हिस्से से जो है वो कहाँ घूम रहा है, ठीक है, वहां से हम फ्लो को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है ना, और ये आपके स्केल्स हो गए, है ना, जिससे हम फ्लो को डिटेक्ट करते हैं। चलिए, नेक्स्ट है एयरवे रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम ऊपर भी बात किए थे। तो एयरवे रेजिस्टेंस क्या है, तो कह रहा है कि फॉर air to flow in lungs, a pressure gradient must develop to overcome the airway resistance। ठीक है, दिस प्रेशर ग्रेडियंट्स, ये जो प्रेशर ग्रेडियंट होगा वो डिपेंड करता है एयरवे कैलिबर एंड पैटर्न ऑफ एयर फ्लो। पैटर्न ऑफ एयर फ्लो में फिर बात आ गई किसकी, लैमिनार और टर्बुलेंट एयर फ्लो। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि एट लैमिनार फ्लो, देखो यहाँ पे जिक्र कर ही दिया है, एट लैमिनार फ्लो विच अकर्स बिलो द मेन ब्रोंकाई वेयर विस्कोसिटी इज लेस, वहां पे क्या होगा, विस्कोसिटी जो होगा वो कम होगा। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट, बट एट टर्बुलेंट फ्लो seen in trachea and main bronchi, resistance is square of flow rates, है ना। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो जो भी फ्लो रेट होगा उसका स्क्वायर। इन अदर वर्ड, इट कैन बी सेड दैट मैक्सिमम एयरवे रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो अकर इन ट्रैकिया एंड देन मेन ब्रोंकस एंड मिनिमम इन टर्मिनल ब्रोंकाई। तो जो एयरवे की क्लासेस चली थी अभी रेस्पिरेशन में, तो टर्मिनल ब्रोंकाई के बारे में मैंने बतलाया, जो इंड ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम टर्मिनल ब्रोंकाई भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम जो है वो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसको हम फिजिक्स के लॉ के हिसाब से समझेंगे, है ना। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई आपकी, ठीक है, इसको हम दिखा रहे हैं डेल्टा PTA इज ट्रांस सॉरी ट्रांस एयरवे प्रेशर। डेल्टा मतलब चेंज इन प्रेशर, किधर, ट्रांस एयरवे, और V इज द फ्लो रेट, है ना। तो V इज द फ्लो रेट, और ये RAW इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन एयरवे, ये इसे डिनोट करता है, रेजिस्टेंस कितना है एयरवे में। और उसको पता करने का जो तरीका है, जो लॉ एप्लीकेबल है वो ये है, चेंज इन प्रेशर इन ट्रांस एयरवे और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज फ्लो रेट। तो नेक्स्ट है जो, ये टॉपिक छूट गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों एयरवे से ही रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वेंटिलेशन परफ्यूजन और जो आपका एयरवे रेजिस्टेंस है। तो वेंटिलेशन परफ्यूजन के बारे में हम देखेंगे, सॉरी, वेंटिलेशन परफ्यूजन जिसको हम V/Q से डिनोट करते हैं। तो कर रहा है कि वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन दोनों इज मोर एट बेस एज कंपेयर टू एपेक्स। तो जो लंग्स का आपका बेस होता है और एपेक्स होता है, तो ये दोनों क्या होते हैं, दोनों जगह ये कंपेयर किए जाते हैं, बट परफ्यूजन एट बेस इज कंपैरेटिवली हाइयर और डिक्रीजिंग VQ रेशियो टुवर्ड्स बेस फ्रॉम 2.1 at apex to 0.3 at base, एवरेज इज 0.8। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा कहाँ होगा, बेस में होगा, और जब डिफरेंसेस आएंगे तो वो भी कहाँ आएंगे, सबसे ज्यादा बेस में आएंगे एज कंपेयर टू एपेक्स। तो कह रहा है कि दिस वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच ventilation perfusion mismatch is responsible for the producing alveolar dead space। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैं इस चीज को कवर कर चुका हूं कि alveolar dead space क्या होता है ना, एनाटॉमिकल वर्सेस फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है,
और डेड स्पेस जो है क्यों बढ़ता है, किन में बढ़ेगा, किन में घटेगा, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे एनेस्थीसिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। जो भी पेशेंट्स होंगे जो पीएससी के लिए आएंगे, तो हम इस तरह के सारे चीजें जो हैं वो हम देखेंगे। लंग्स का कंडीशन क्या है, ब्रेथ होल्डिंग टाइम जो हमने पढ़ा था, है ना, मैच बॉक्स टेस्टिंग होता है, स्पायरोमेट्री होता है ना, ब्रेथ होल्डिंग टाइम जो देखा था हमने 25 सेकेंड, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे एनेस्थीसिया के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दिस वैक्यूम मिसमैच क्रिएट्स अल्व्यूलर टू आर्ट्रियल ऑक्सीजन डिफरेंस, है ना, मतलब अल्व्यूलाई में पी ए ओ टू कितना है और वर्सेज पी ए ओ टू कितना है। ठीक है, तो ये स्मॉल ए हम आर्ट्रियल ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं और कैपिटल ए इज आपका अल्व्यूलर अल्व्यूलर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे लंग्स के अल्व्यूलाई में ऑक्सीजन जो है वो 100% है, लेकिन हमारे आर्ट्रियल ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये किसके वजह से हो रहा है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच की वजह से हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि पेशेंट में एचबी लेवल कम हो, है ना, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो, एनेमिक हो पेशेंट, ऑक्सीजन की बाइंडिंग ही नहीं हो पा रही है प्रॉपर क्योंकि एचबी है ही नहीं, है ना। मैक्सिमम तो ऑक्सीजन, ये भी मैंने बतलाया था कि मैक्सिमम जो ऑक्सीजन होगा वो किससे बाइंड होगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो गैसेस ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था, गैसेस ट्रांसपोर्ट में HbO2 ये सबसे हाई होगा, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ही सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। अब कर रहा है यहाँ पे दिखा भी दिया आपको कि कैपिटल ए इज अल्व्यूलाई और स्मॉल ए इज arterial. So this A minus A difference is increased in lung pathologies affecting alveoli such as pulmonary edema, acute respiratory distress syndrome ARDS और interstitial lung disease। इन सब में ये क्या होंगे, ये मिसमैच, BQ मिसमैच जो होगा वो अल्टर होगा, है ना, ये मिसमैच आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है, दो डायग्राम्स बनाए गए हैं दोस्तों, है ना। दोनों डायग्राम्स में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे लंग्स जो है इक्वली वेंटिलेट हो रहे हैं और किस तरह से यहाँ जो दोनों लंग्स जो है, एक लंग्स कम वेंटिलेट हो रहा है, एक लंग्स ज्यादा वेंटिलेट हो रहा है। तो यहाँ से जो गैसेज का रेशियो आएगा, मतलब जो PaO2 है वो कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये डिफरेंसेस जो हैं वो आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।